जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, यानी तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र के बारे में। क्या होता है उदासीनता वक्र? इसको पढ़ने का क्रम ये होगा, सबसे पहले हम इस थ्योरी की मान्यता को पढ़ेंगे। उदासीनता वक्र किस मान्यता पर आधारित है। फिर उदासीनता वक्र का टेबल बनाएंगे। फिर इस टेबल के आधार पर ग्राफ बनाएंगे, उसकी विशेषता पढ़ेंगे। फिर एमआरएस पढ़ेंगे या फिर उसका अपवाद पढ़ेंगे। देन चैप्टर क्लोज होगा। आइए लोग पढ़ते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र, इसे हम अनधिमान वक्र भी कहते हैं। अनधिमान वक्र, इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तटस्थता वक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानते हैं। ये किस मान्यता पर आधारित है, इसकी मान्यताएं क्या है। मान्यताएं, इसकी मान्यताएं क्या है ये जानना जरूरी है। ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, इसको पढ़ने के लिए ये मानना पड़ेगा। ठीक है, ये मान्यता जरूरी है पढ़ना। तो देखो, सबसे पहली मान्यता क्या है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील है उपभोक्ता, क्या है? विवेकशील है। उपभोक्ता को अच्छा बुरा का ज्ञान है, उसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता अपने आय को वहां खर्चा करेगा जहां उसे अधिकतम फायदा है। इस विवेकशील होने का मतलब वो पागल दिवालिया नहीं है। तो पहली मान्यता ये नहीं सर कहोगी, नहीं सर उपभोक्ता को बेवकूफ बना देते, ऐसा नहीं। पहले हमने मान लिया उपभोक्ता क्या है? विवेकशील है। दूसरा, उपभोक्ता की आय निश्चित है। उपभोक्ता की आय निश्चित है। ठीक है, उसकी आय क्या है? निश्चित है। ये नहीं कि वो करोड़पति है तो उसके लिए कोई थ्योरी काम ही नहीं करेगा, उसके पैसे की वैल्यू ही नहीं है उसके पास। तीसरी बात, वस्तु की कीमत स्थिर है, दी हुई है। वस्तु की कीमत दी हुई है। ये नहीं कि कीमत में बदलाव होता रहता है तो उसका व्यवहार बदलता रहे। हम पहले ही मान लेते हैं उपभोक्ता विवेकशील है, उसकी आय निश्चित है, उस और वस्तु की कीमत क्या है? दी हुई है। और इस थ्योरी में हम दो वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दो वस्तुओं के बारे में। दो वस्तु के दो वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। न तीसरे वस्तु के बारे में, ना एक वस्तु, यानी उपभोक्ता सिर्फ दो वस्तु के व्यवहार की बात करेगा। दो वस्तु ही उसके लेने की बात करेगा, दो ही अन्य व्यवहार के बारे में। और पांचवा, उपभोक्ता प्रेफरेंस, अधिमान देना जानता है। उपभोक्ता क्या करता है? उपभोक्ता अधिमान अधिमान देना जानता है कि एक वस्तु दूसरे से अच्छा है, ये भी जानता है अच्छे से। और भी मान सकते हो कि उपभोक्ता जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है उसको अच्छे से समझता है। एमआरएस आगे हम समझेंगे क्या है। एमआरएस को अच्छे से समझता है, अच्छे से समझता है। मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरा वस्तु यदि हम बदलते हैं तो उसको वो अच्छे से जानता है। इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे देख। मान्यता हम लोग पढ़ चुके। अब हम बनाएंगे इस मान्यता के आधार पर टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल पढ़ेंगे। हमने मान लिया कि उसकी आय निश्चित है, वस्तु की कीमत निश्चित है, व्यवहार विवेकशील है। तो मान लो एक सारणी बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं इस उदासीनता वक्र को समझने के लिए। दो वस्तु वो लेता है, मान लो एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। दो वस्तु, इसका नाम ले लो। ये आम, ये संतरा, ये केला, ये अंगूर, कुछ भी आप मानो। दो वस्तु है एक्स और वाई, और उसकी आय क्या है? निश्चित है, अनियंत्रित आय है नहीं, हम ये भी जानते हैं।
तो वो एक वस्तु खरीदता है x की और दूसरा वस्तु खरीदता है y की 15 इकाई। ये की मात्रा है, x वस्तु की मात्रा और y वस्तु, क्योंकि कीमत निश्चित है, कीमत की बात नहीं करेंगे, आय निश्चित है इसकी बात नहीं करेंगे, वस्तु की मात्रा की बात करेंगे। तो एक मान लो जो उसके पास आय है 1500, जो उसके पास आय है उसमें से x की एक वस्तु खरीदता है और बाकी पैसे का 15 वस्तु y का खरीदता है, y का खरीद लेता है। तो उसे हम कहते हैं ए संयोग। क्या कहते हैं? संयोग। संयोग मतलब बंडल कहो, झोला कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। एक संयोग है, एक बिंदु है, एक एक जिससे होता नहीं, आप जाते हो तो फूल वाले के पास जाते हो तो कहता है ये 10-10 रुपए की झोली रखी हुई है, 20-20 रुपए की रखी हुई है, ये 10-10 रुपए के पैकेट है, ये 5-5 रुपए के पैकेट है। तो ये हम संयोग दिखाते हैं जहां पर समान संतुष्टि है। ये पहला संयोग है जिसपे उपभोक्ता क्या है? संतुष्ट है और समान संतुष्ट है। अब मान लो एक्स एक और बढ़ाना चाहता है उसी बजट में, एक्स एक और बढ़ाएगा तो एक से एक हो जाएगा 2, तो पैसा तो उतना ही है, तो यहाँ कम करना पड़ेगा, वाई का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मान लो इसने 4 कम कर दिया, कम हो गया। जब एक बढ़ाओगे और पैसा निश्चित है, कीमत बराबर है, तो एक संग दूसरा वस्तु बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। यदि एक्स की एक संख्या बढ़ाओगे तो वाई की एक कम करनी पड़ेगी। तो अब दूसरा संयोग मिल गया बी, दूसरा संयोग। अब ये भी इसके बराबर संतुष्ट है उपभोक्ता। अब मान लो एक्स एक और बढ़ाना चाहते हो, एक्स को एक और बढ़ाना चाहते हो तो वाई और कम करना पड़ेगा, तभी तो एक्स मिलेगा, ठीक है। तो हम मान लेते ये इसका कम कर दिया 3, ठीक है, तो ये मिला संयोग सी। अब एक्स और बढ़ाए, एक्स और बढ़ाए 4, तो यहां पर हो गया एक 2 कम, तो ये मिल गया डी, ऐसे संयोग। अब एक एक्स और बढ़ा दिया तो यहाँ और कम करना पड़ेगा, यहाँ भी हो गया एक कम। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो बेटा। जो वस्तु आपके पास होता है उसकी वैल्यू आपके नज़रों में कम होती है, जो वस्तु होता है उसकी वैल्यू कम होती है और जो नहीं होता उसकी ज़्यादा होती है। तो पहले देखो x की एक इकाई और y ज़्यादा, तो जो ज़्यादा है उसकी नज़र में आपके वैल्यू क्या होगी? कम होगी, उसकी उपयोगिता कम होगी। तो ये कम है, इसकी कीमत ज़्यादा आपके नज़रों में, उसकी उपयोगिता ज़्यादा और इसकी उपयोगिता कम। तो अब एक और इसको बढ़ाने के लिए इससे ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। देखो पहले कितना छोड़ा? 4, फिर एक और बढ़ाया तो फिर 3, क्योंकि ये बढ़ रहा है, जब ये बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। समझना, इस बात को समझना कि पहले ये कम है और ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसकी उपयोगिता आपके नज़रों में कम होगी, उपभोक्ता के नज़रों में क्या होती है? कम होती है। तो जब जो कम है उसको बढ़ाना चाहते हैं, एक्स को बढ़ाना चाहते हैं, एक से हमने 2 किया, तो हमने क्या किया यहाँ पर? देखो क्या किया हमने, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर कितना कम हुआ? 4। कितने पर? एक एक्स पर, एक एक्स पर कम हो गया। और यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ? 8 से 3 कम हुआ। कितने पर? एक एक्स बढ़ाने पर। फिर एक एक्स बढ़ाने पर क्या हुआ? 8 से 6 हुआ, 2 कम हुआ। फिर 4 से 5, एक एक्स बढ़ाने पर क्या हुआ? यहाँ एक ही कम हुआ, 1:1। ठीक है, ये बातें समझ के बेटा अभी हम समझाएंगे अच्छे से, और अच्छे से ध्यान से समझते जाओ। जो वस्तु क्या है आपके पास कम है उसकी उपयोगिता, उसकी वैल्यू आपके नज़र में होती है ज़्यादा, और जो वस्तु ज़्यादा होती है 15, उसकी वैल्यू आपके नज़र में होती है कम, यानी उपभोक्ता के नज़र में। अब जो कम है उसे बढ़ाओगे तो जो ज़्यादा है उसे ज़्यादा कम करना पड़ेगा। देखो एक आपने y बढ़ाई, एक x बढ़ाई तो y की 4 छोड़नी पड़ी, फिर एक आपने x की बढ़ाई तो 3 छोड़नी पड़ी, फिर एक आपने x की बढ़ाई तो y की 2 छोड़नी पड़ी, फिर एक बढ़ाई तो 1। इसका मतलब क्या है? y घटती जाती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, x बढ़ती जाती है तो इसकी वैल्यू घटती जाती है। ये हो गया आपका टेबल। इसके प्रत्येक जो ये क्रम बने, 15 1 का, 11 2 का, 8 3 का, 6 4 का, 5 5 का, ये पैकेट बना, बंडल बना। ये सभी बंडल क्या है?
1 2 3 4 और 5 बंडल बन गए। ये पांचों बंडल समान संतुष्टि को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी x का एक वस्तु y का 15 वस्तु ले लो तो भी समान संतुष्टि, चाहे वो उपभोक्ता 2x ले ले और 11y ले ले तो भी समान संतुष्टि, यदि चाहे x का 3 ले ले और y का 8 तो भी समान संतुष्टि। यानी इसके प्रत्येक बंडल में क्या है, समान संतुष्टि को दिखाता है। अब इसी टेबल को हम ग्राफ में दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, ग्राफ में दिखाना चाहते हैं। ग्राफ में दिखाए भाई, देखो ग्राफ में दिखा दिए। ये हो गया 0, जब हम इधर बढ़ते हैं तो प्लस होता है, इधर बढ़ते हैं तो प्लस होता है। अब हम इसको बराबर बराबर 1 सेंटीमीटर पर दूरी रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर भी मैक्सिमम 15 तक है तो ऐसे किया जाए, दो दो का कर ले इधर तो समझ में आ जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा हो गया, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 8 8 10 12 14 और 2 16, एक्स अक्ष। ये हो गया 16, इसको कहते हैं वाई अक्ष और इसे कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष पर जो हमने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 और एक्स अक्ष पर लिया 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मान लो 7। इधर हम एक्स वस्तु रखेंगे, कौन सा एक्स वस्तु, इधर है एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु की मात्रा, और इधर वाई वस्तु की, वाई वस्तु की मात्रा इधर। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनने। अब इस टेबल को हम इसमें पुट करना चाहते हैं। देखो x की एक इकाई, x की एक इकाई तो y की 15, 14 और 15 के बीच में यहाँ पर होगा x की एक इकाई। ये देखो एक मिल गया हमको, ये पॉइंट मिल गया हमको, ये मिल गया ए बिंदु मिल गया ये वाला। अब हम x की 2 और y की 11, 10 11 11 10 और 12 के बीच में 11, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये आ गए, ये मिल गया हमको बी का बिंदु। सी, इधर 3 है इधर 8 है, इधर 3 और इधर 8 है, ये 3 8, ये बन गया सी, सी बन गया सी। सी, डी पे क्या है 4 और 6, यक्स का 4 और इधर है 6, 4 और 6, इधर 5 और 5, इधर 5 और 5। ये सभी बिंदु हैं, ये सभी समान संतुष्टि वाले बिंदु हैं। इनको हम मिला दें, क्या करें, इन्हें हम मिला दें। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आप कुछ ओरिजिनल प्लॉट करोगे डाटा ग्राफ पेपर पे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ये बन गया आपका इनडिफरेंस कर्व। क्या बना, इनडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व बन गया, आईसी कर्व बन गया। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर ए बी सी डी, ये क्या है, सभी बिंदु, सभी बिंदुओं को यदि हम मिला दिए तो क्या हो गया, अनधिमान वक्र बन गया, उदासीनता वक्र बन गया। ठीक है, ये टेबल, ये ग्राफ। अब हम इसका मतलब समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं।
तो उदासीनता वक्र क्या होता है, अनधिमान वक्र क्या होता है, वह वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्रदर्शित होता हो और उपभोक्ता तटस्थ रहता हो, वो वक्र अनधिमान वक्र कहलाता है। ठीक है, अनधिमान वक्र मतलब समझ गए। अनधिमान वक्र की परिभाषा क्या है, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जो समान संतुष्टि को प्रदर्शित करते हो वो अनधिमान वक्र कहलाता है। बन गई परिभाषा, सिंपल परिभाषा, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जो समान संतुष्टि को प्रदर्शित करते हो वो अनधिमान वक्र, तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र कहलाता है। ठीक है, ये बात आई होप आप समझ गए होंगे उदासीनता वक्र के बारे में। अब ये क्या है, देखो ये कुछ दिखाता है, ये दिखाता है MRS एक्स ऑन वाई। ठीक है, वाई वस्तु के लिए x का प्रतिस्थापन दिखाता है, वाई वस्तु के लिए x का प्रतिस्थापन, एक x खरीदोगे तो y कितनी छोड़नी पड़ेगी, 4 छोड़नी पड़ेगी। एक और y खरीदो, x खरीदोगे कितनी छोड़नी पड़ेगी, 3। तो ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर को दिखाता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, घट रहा है। देखो सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रहा है। तो आई होप ये ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा। ये टेबल बहुत आसान है, आप टेबल गिन लेना, अपना रट लेना, ये बिल्कुल रट गया होगा। अब हम इसके ग्राफ बनाने को समझ गए। अब हम उदासीनता वक्र की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उदासीनता वक्र की विशेषता। तो देखो इसकी विशेषता हमको पढ़ना हो तो इसकी विशेषता क्या है, बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। उदासीनता वक्र की विशेषता क्या है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, होता है। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता जैसे दिखता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। दूसरी विशेषता क्या है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोलते, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तीसरी विशेषता देखो, पहली विशेषता बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। दूसरी विशेषता मूल बिंदु के क्या है, उन्नतोदर है। तीसरी विशेषता अनधिमान वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, ना x अक्ष को ना y अक्ष को, किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। चौथी विशेषता मूल बिंदु से दूरी के आधार पर, मूल बिंदु से जो जितनी दूरी पर होगा वो उतने अधिक संतुष्टि को दिखाएगा। मूल बिंदु से दूरी के आधार पर अनधिमान वक्र संतुष्टि को दिखाता है। मूल बिंदु से दूरी के आधार पर अनधिमान वक्र संतुष्टि को दिखाता है, संतुष्टि को दिखाता है। कैसे, अब हम ही मिटा दें बेटा, तब अच्छे समझ पाओगे। विशेषता में भी ग्राफ बना सकते हो। कैसे, जैसे देखो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये एक अनधिमान वक्र ऐसे बना, इंडिफरेंस कर्व 1। अब इससे जितनी दूरी है इससे ज्यादा दूरी बना दे एक इंडिफरेंस कर्व 2, तो इससे ये ज्यादा संतुष्टि को दिखाता है,
इंडिफरेंस कर्व 2 ग्रेटर देन इंडिफरेंस कर्व 1। तो ये इस तरीकों को भी दिखाता है। तो ये विशेषता को समझ गए। नेक्स्ट विशेषता क्या है? पांचवी विशेषता, समानांतर होना जरूरी नहीं है। अनधिमान वक्र एक दूसरे के समांतर होना जरूरी नहीं है। समांतर होना आवश्यक नहीं। ठीक है। अब इसको और विशेषता के आधार पर समझ सकते हैं। देखो ग्राफ भी बना के दिखाना है। देखो ये अनधिमान वक्र बन गया आपका, ये अनधिमान वक्र एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक अनधिमान वक्र बना, ये इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये सिंबल होता है। अब ऐसे भी बन जाए ऐसे, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 2, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे इंडिफरेंस कर्व 3। देखो ये समानांतर होना आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता इसकी क्या है? अनधिमान वक्र एक दूसरे को कट नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, काटते नहीं है। कैसे? अनधिमान वक्र एक दूसरे को, अनधिमान वक्र 1, अनधिमान वक्र 2 ऐसे नहीं करते। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट विशेषता, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट विशेषता, सातवीं विशेषता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरती हुई होती है, घटती हुई। क्योंकि अभी हमने लिखा था एक एक्स पर 4 छोड़ा, फिर दूसरे एक्स बढ़ाने पर 3 छोड़ा, फिर तीसरे एक्स बढ़ाने के लिए 2 ही छोड़ा। तो देखो ये है डेल्टा वाई और ये है डेल्टा एक्स। देखो इतना हमने छोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? देखो इतना, एक यहाँ से हमने यहाँ आए, ठीक है, इतना y छोड़ा तो कितना मिला? इतना हमको यहाँ से, देखो कैसे पता चलेगा, ये इतना छोड़ने के बाद हमें यहाँ से इतना प्राप्त हो गया। पहले इतना मिलता था, अब डेल्टा x इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, पहले हम यहाँ से हो रहे थे, यहाँ प्राप्त था, अब इससे इतना हमको प्राप्त हो गया। तो ये हम इस तरीके से निकालते हैं, एम आर एस एक्स वाई बराबर क्या होता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यानी एक एक्स बढ़ाने के लिए वाई में कितना परिवर्तन होता है? ठीक है, ड्यू टू चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन वाई, या एक एक्स में परिवर्तन की वजह से वाई में कितना परिवर्तन होता है, इसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्या कहा जाता है बेटा? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो रहा होता है? घटता हुआ होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, एम आर एस एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो सकता है। कैसे? एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाई ऑन एक्स हो सकता है। तो कैसे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो एक y बढ़ाने के लिए x का कितना प्रतिस्थापन करना पड़ता, इसको बताना पड़ता है। ठीक है, एक x के लिए x के लिए y का कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, एमआरएस क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन
विस्थापन दर घटती हुई होती है। और पूछा जाए अनधिमान वक्र पर एमआरएस क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। और आठवीं विशेषता क्या है, नेक्स्ट विशेषता, अनधिमान वक्र सर्कल भी हो सकता है। अनधिमान वक्र क्या होता है, गोलाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। कैसे, ग्राफ से समझते हैं। ये है अनधिमान वक्र आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। अब एक्स वस्तु और वाई वस्तु आपने पहले इतना बनाया, ठीक है, और डिमांड करते जाते हो, और डिमांड करते जाते हो, और डिमांड करते जाते हो, इसकी और डिमांड करते जाते हो, और डिमांड करते जाते हो, तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इन क्षेत्र के बाद उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, नकारात्मक प्राप्त होता है। जैसे होता नहीं कि आपको रसगुल्ले एक खाए, दो खाए, तीन खाए, चार खाए और लगातार खाते जाओ तो पलटी हो गई, ठीक है। तो जब खाना ऊपर से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, ये वक्र घूम जाता है, ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा बन सकता है, ऐसा होता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। लेकिन उदासीनता वक्र ऐसा बन सकता है, ठीक है, गोलाकार भी हो सकता है। तो ये रहे इसकी विशेषता। उदासीनता वक्र यानी तटस्थता वक्र की क्या क्या विशेषता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, किसी भी अक्ष को टच नहीं करता, एक्स और वाई किसी भी टच नहीं करता, मूल बिंदु दूरी के आधार पर, ठीक है, जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा अधिकतम संतुष्टि को दिखाएगा, समांतर होना आवश्यक नहीं है, एक दूसरे को काटते नहीं है कभी, और गोलाकार भी हो सकता है, अनधिमान वक्र गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है। और अनधिमान वक्र होता क्या है, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जो समान संतुष्टि को प्रदर्शित करते हो, अनधिमान वक्र कहलाता है। तो आप समझ गए, इसकी मीनिंग समझ गए, क्या क्या समझ गए इस चैप्टर में। उदासीनता वक्र के बारे में क्या समझे आप बेटा, पहले तो आप मान्यता समझ गए, मान्यता क्या होता है, इसके बाद टेबल, सारणी, सारणी, ग्राफ, ग्राफ के बारे में समझ गए, क्या होता, विशेषता, विशेषता समझ गए, ठीक है। अब इसके बारे में अपवाद पढ़ लो, आप क्या पढ़ लो, अपवाद, अपवाद कि कैसे बनता है, ठीक है। तो अपवाद देख लो, अपवाद देखो क्या होता है बेटा, अपवाद में एक होता है पूर्ण स्थानापन्न वस्तु, तो पूर्ण स्थानापन्न, स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र, इसमें कैसे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वस्तु होगा, जैसे चाय की जगह कॉफी, परफेक्ट तो नहीं लेकिन सब्स्टिट्यूट है, तो एक वस्तु दूसरे जगह जब यदि पूर्णतः स्थानापन्न हो जाता है तो इसका अनधिमान वक्र कैसे बनता है, एकदम सीधी रेखा बनती है, कैसे, एकदम सीधी, क्योंकि जितना ये उतना ये, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो ए भी क्या है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु का अनधिमान वक्र है, ये अपवाद है बेटा, ठीक है। तो पूछा जाए पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में अनधिमान वक्र कैसे बनता है, तो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ सीधी रेखा होता है, और इस पर एम आर एस एक्स वाई क्या होता है, एक होता है, इस पर एम आर एस एक्स वाई एक के बराबर होता है, कैसे, क्योंकि डेल्टा
y बाई डेल्टा x बराबर होता है। देखो मान लो यहाँ पर, यहाँ से आप यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। पहले इसका नाम दे दो ए बी, ये तो आप देख चुके हो, ए बी, सी डी ई एफ जी एच नाम दे दिया, ठीक है। देखो आपने y वस्तु कम किया, कितना, डेल्टा y कम किया, और हुआ क्या, इससे डेल्टा x बढ़ गया, तो जितना घटा उतना ही बढ़ गया, ठीक है। एक घटा एक बढ़ा तो क्या हुआ, एक का एक, एक निकल के आएगा। दो घटा दो बढ़ा तो 2/2 बराबर 1, ठीक है। तो एक के चेंज होने पर दूसरे चेंज क्या है, समान चेंज होता है। जब कोई सीधी रेखा बनती है तो उसमें क्या होता है, इसमें जो एमआरएस होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, सॉरी, इकाई के बराबर होता है। क्या होता है, इकाई के बराबर होता है। कैसे, डेल्टा एक्स ड्यू टू डेल्टा वाई बराबर एम आर एस एक्स ऑन वाई। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक, तो वो कैसा बन जाएगा, अनादिमान वक्र पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में बन जाएगा। तो ये होता है अपवाद। और यही जैसे अभी आपने पढ़ा था, कुछ इस तरीके से वक्र बन जाए, जैसे ये हो जाए इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो ये एक वस्तु है ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ से चेंज कर लो आप, ठीक है, डी ई एफ। अब देखो यहाँ पर डेल्टा, ये क्या हुआ, डेल्टा वाई, और यहाँ पर हुआ डेल्टा एक्स। देखो बेटा, जितना ये कम हुआ उससे, जितना ये बढ़ा उससे ये ज्यादा कम हो गया। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा वाई ग्रेटर देन है डेल्टा एक्स के। देखो क्या है, डेल्टा एक्स के, ठीक है। ये क्या है, इससे ज्यादा है, एक एक्स बढ़ाने के लिए वाई ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, घटती हुई प्रतिस्थापन की दर है यहाँ पर। ये डेल्टा दिखाता है चेंज को, डेल्टा परिवर्तन को दिखाता है, किसको, परिवर्तन को। जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते सर ये डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा कुछ नहीं बेटा, परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे जगह गए परिवर्तन, तो क्या दिखाएंगे हम, डेल्टा दिखाएंगे, चेंज को दिखाएंगे, किसको, चेंज को दिखाएंगे। कि पहले हम एक्स की एक वस्तु खरीदते थे, अब दो वस्तु खरीदते हैं, तो क्या हुआ, चेंज हो गया। या दो खरीदते थे तो अब ये खरीदने लगे। इस चेंज को दिखाया जाता है किससे, डेल्टा से। पहले इतना खरीदते थे, अब यहाँ से यहाँ आ गए, तो इसमें हमने, यहाँ मान लो दो है और यहाँ चार है, तो चार में से दो घटाएंगे तो ये दो को दिखाता है बेटा, ठीक है। तो अब हम समझिए, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा होती है, बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई एक सीधी रेखा होती है, जिसपे एमआरएस क्या होता है, इकाई के बराबर होता है। अब दूसरा, पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु के संदर्भ में, पूरक वस्तु के संदर्भ में उदासीनता, उदासीनता वक्र। देखो पूरक वस्तु, पेन और स्याही, याद रखना, पूरक वस्तु पेन और स्याही दोनों की जरूरत पड़ती है, एक्स और वाई, ठीक है। मान लो एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। अब एक पेन बनाया आपने, दो वस्तु कम से कम तो बनाना है मान्यता के अनुसार, और एक स्याही बनाया, तो एक बिंदु ये मिल गया, ठीक है। एक पेन बनाया, अब पेन कितना भी बना लो अनुमान वक्र होगा नहीं, ठीक है। और इस बिंदु पर कितना भी बना लो आप स्याही,
लेकिन ये समान संतुष्टि को ही दिखाएगा। ठीक है, ए बिंदु। ठीक है, मान लो एक आपने पेन बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया, लेकिन स्याही एक ही बनाई, तो वही संतुष्टि रहेगा। ऐसे ही 1 स्याही, 2 स्याही, 3 स्याही, 4 स्याही, 5 स्याही, कितना भी बना लो, बराबर ही यूटिलिटी रहेगा, उसकी उपयोगिता क्या होगी। अब मान लो उपयोगिता समान कब होगी, अब हमने क्या बनाया, 2 पेन और 2 स्याही बनाया, तो एक ऐसे बन जाएगा। फिर ये अनधिमान वक्र ऐसे, अनधिमान वक्र ऐसे। ठीक है, ऐसे ही 3 बना लिया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ये तीनों मिला लिया, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे, अनधिमान वक्र 3। ठीक है, तो अनधिमान वक्र 3, इस पर क्या होता है, MRS शून्य होता है। MRS XY क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। ठीक है, एक कुछ बदल ही नहीं रहा, दूसरा बदल रहा है। ठीक है, दूसरा बदल रहा है तो तीसरा बदल ही नहीं रहा, तो ये क्या है, MRS शून्य है। आपसे पूछा जाता है एल आकार का अनधिमान वक्र किस प्रकार की वस्तु में बनता है, पूरक वस्तु में। एक सीधी रेखा किस में बनती है, एक सीधी रेखा किस में बनती है, स्थानापन्न वस्तु में बनती है। और ऋणात्मक ढाल का उन्नत दर कैसे बनता है, सामान्य वस्तु में, तो ये सामान्य वस्तु में बनता है, ये स्थानापन्न वस्तु में बनता है, और ये पूरक वस्तु में बनता है। ठीक है, और ये आपका रहा उदासीनता वक्र के बारे में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। उदासीनता वक्र कहते हैं दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिससे समान संतुष्टि प्रदर्शित होता हो, उस वक्र को उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र या इंडिफरेंस वक्र कहते हैं। थैंक यू सो मच।